भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के ज्योतिष विषयक ज्ञान के संदर्भ में। ज्योतिष विषय, जैसा कि ज्योतिष विषय नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये किस ओर संकेत कर रहा है। दर्शकों, ज्योतिष जैसा कि आप सामान्य रूप से भी आप जान सकते हैं कि ज्योति किसे कहते हैं। ज्योति का जो भावार्थ है, ज्योति माने होता है प्रकाश। ज्योतिष को जब हम अलग अलग तरीके से इसे प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, तो ये ज्योति धन ईश बन जाता है। ज्योति धन ईश को जब हम मिला देते हैं तब ये ज्योतिष बनता है। ईश माने होता है स्वामी, यानी कि जो प्रकाश का भी स्वामी है वह ज्योतिष है। अब प्रकाश जो है, कौन सा प्रकाश, किस तरह का प्रकाश, ये आपके मन में सहज ही एक ऐसा प्रश्न उठ सकता है। प्रकाश तो आप स्वयं में जानते ही हैं। जब प्रातः काल के समय में सूर्य देवता आपके पूर्वी क्षितिज पर उदय होते हैं, उससे पहले से ही आप जिस देशांतर पर आप रह रहे हैं वहाँ पर सूर्य देवता के उदय होने से पहले से ही आपको प्रकाश का दिखना प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह से भूमंडल पर जितने समय तक के लिए आपका सूर्य देव अपनी देदीप्यमान किरणों के द्वारा उस भूमंडल के उस स्थान को अपनी देदीप्यमान किरणों के द्वारा आच्छादित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें पड़ती हैं, उन किरणों के द्वारा भूमंडल का वह स्थान, जिसे हम दिनमान कहते हैं, यानी कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का जो समय होता है, इसे दिनमान कहा जाता है। दिनमान के अपने विभिन्न देशांतर के स्थानीय मान के अनुसार सूर्य देवता का जो दिनमान का जो समय उस स्थान पर रहता है, उतने समय तक भूमंडल पर सूर्य देवता का प्रकाश पड़ता रहता है। और सूर्य देवता के प्रकाश से आप कहते हैं कि यह प्रकाश चारों तरफ से आप जब देखते हैं तो सब कुछ आपको दिखाई देने लगता है। उतने समय तक के लिए जैसे ही अंधेरा होने लगता है, अंधेरे में आपको थोड़ा प्रकाश की फिर से जरूरत पड़ती है और वहाँ पर आप फिर से प्रयोग करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, ताकि बिजली के द्वारा जो प्रकाश आपको मिलता है आपके घर पर, उसके द्वारा आप कोई भी वस्तु आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे कि प्रकाश की हमारे को क्यों आवश्यकता पड़ती है। अब प्रकाश यानी ज्योति, अब उसका भी स्वामी, ज्योति माने प्रकाश, प्रकाश का भी जो स्वामी है तो कितना प्रभावशाली होगा ये आप जान सकते हैं। जानने की आवश्यकता भी है। प्रकाश की आवश्यकता हमें भले ही दिन के समय में
सूर्य देवता के प्रकाशित होने से संपूर्ण दिनमान के समय में हमें अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे बिजली आदि। लेकिन रात्रि काल के समय में हमें सब कुछ देखने के लिए, सब कुछ समझने के लिए विद्युत रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर भगवान सूर्य देवता अपने देदीप्यमान किरणों के द्वारा इस समस्त भूमंडल को विभिन्न समयों पर प्रकाशित करते रहते हैं। प्रकाश का जो स्वामी है, प्रकाश का जो स्वामी है उसे ज्योतिष कहते हैं, ज्योति धन ईश। इसलिए ज्योतिष विद्या क्या है? ज्योतिष विद्या एक अद्भुत और चमत्कारिक और वैज्ञानिक विद्या है। ज्योतिष विद्या में निरंतर आप देख सकते हैं, हर तरह से आप हर प्रकार का शोध कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ज्योतिष विद्या के द्वारा आपके जीवन काल में जिन जिन बातों का आप आकलन नहीं कर सकते हैं, जिनके बारे में आप जान नहीं सकते हैं, जो गुप्त बातें हैं, और उन्हीं गुप्त बातों को या उन्हीं होने वाली शुभाशुभ घटनाओं को आप ज्योतिष विद्या के माध्यम से जान सकते हैं। ज्योतिष विद्या इस धरातल पर जितने भी जीव जंतु हैं, सभी के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मनुष्य के लिए तो ये बहुत ही सार्थक विद्या है, क्योंकि मनुष्य एक समझदार प्राणी है। मनुष्य के अंदर सोचने और समझने की शक्ति है, विवेक है, अन्य जीव जंतुओं प्राणियों की अपेक्षा। इसीलिए मनुष्य को इन सब बातों का विचार करना चाहिए कि कब उसे क्या करना है, अपने जीवन को किस ओर ले जाना है, कब उसके साथ कौन सी घटना किस समय में कैसे आकस्मिक रूप से घट जाए, इसका कुछ पता नहीं होता है। लेकिन घटना जब घट जाती है तब उसे उसका आभास होता है, अनुमान होता है। इसीलिए ज्योतिष विद्या एक मार्गदर्शक के रूप में आदिकाल से, जब से सृष्टि हुई तब से लेकर के अभी तक, जब से एक ज्योतिष विद्या का जो स्वरूप है ये विकसित होता जा रहा है। रोज नए नए तरह के शोध ज्योतिष विज्ञान के होते रहते हैं। इन शोध के द्वारा यानी कि अनेक तरह की जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, ग्रह नक्षत्रों का अपना एक राशि से दूसरे राशि पर संचरण करना, विभिन्न डिग्रियों पर संचरण करना, इनका भी प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी तरह से ज्योतिष विद्या एक सार्थक विद्या है, उपयोगी विद्या है। ज्योतिष विद्या के माध्यम से अपनी जीवन शैली को निश्चित तौर पर अपनाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी अपने जीवन काल में। दर्शकों, ये हमारा जो ये मानव जीवन है, ये मानव जीवन ग्रह नक्षत्रों पर ही आधारित है, इसीलिए इसको ग्रह लीला कहते हैं। आकाश गंगा में जब आप दृष्टि डालते हैं तो आकाश गंगा के अंदर आप देख सकते हैं, खुले मैदान में जाकर के, खुले गगन में रात्रि काल के समय जब आप दृष्टि डालते हैं, तमाम तरह के ग्रह नक्षत्र तारा आदि आपको चमकते हुए नजर आते हैं। इसी को कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा में यत यत पिंडे तत्तत ब्रह्मांडे,
क्योंकि आकाश जो है ये अनंत है, इसका कोई अंत ही नहीं है। और जितने पिंड आप देखते हैं उतने ही ब्रह्मांड हैं, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा है। इस स्थिति को यहां पर मैं इस रूप में आपको बताना चाहूंगा। ये ग्रह नक्षत्र आदि जो हैं प्रत्येक प्राणी को कैसे प्रभावित करते हैं, और प्रत्येक इस चराचर जगत में प्रत्येक प्राणी इन ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से कैसे प्रभावित होते हैं। प्रभावित प्रत्येक प्राणी होते हैं, लेकिन एहसास वो भी करते हैं। अन्य जीव जंतु में वो समझ नहीं है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से जब उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, उस परेशानी का वो अंदर ही अंदर एहसास करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि मोह बने रहते हैं। समझदार प्राणी न होने के कारण उनको पशु कहा जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे पशु भी हैं जो बहुत समझदार भी हैं, सब कुछ समझते भी हैं। यहाँ पर मनुष्य एक ऐसा समझदार प्राणी है, उसे अपने बारे में, अपने कुटुंब के बारे में, अपने इष्ट मित्रों के बारे में, अपने समाज के बारे में बहुत कुछ सोचने की एक तमन्ना रहती है। बहुत कुछ सोचना ही नहीं, बल्कि उनके लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूं, उनके लिए क्या कुछ मैं दे सकता हूं, इस तरह की तमाम तरह की जो लोक कल्याण की भावनाएं हैं ये उत्पन्न होती रहती हैं। उनको साकार करने के लिए, उनको मूर्त रूप देने के लिए प्रैक्टिकली जब आप क्रिएटिव होकर के कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। दर्शकों, यहाँ पर इस वीडियो के विस्तार के वजह से मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा अधिक व्याख्यान न करते हुए मैं सीधे तौर पर आपका ध्यान अपने इस ब्लैक बोर्ड की ओर ले जाना चाहूँगा। यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए ये 12 खाने मैंने खींच रखे हैं, लेकिन अन्य खानों पर मैंने कोई राशि नहीं लिखी है, न दर्शाई है। केवल मैंने फर्स्ट हाउस में पहले भाव पर 2 का अंक लिखा हुआ है, और इस 2 के अंक का मतलब है वृषभ राशि। वृषभ राशि का ये अंक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वृषभ राशि। और ये वृषभ राशि आपकी जन्म पत्रिका में आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये प्रथम भाव पर इसको कहेंगे लग्न की राशि, और चंद्रमा यहाँ पर देखिए विद्यमान है, ये आपकी अपनी स्वयं की राशि भी है, यानी कि आपकी राशि है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि के इसलिए है क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर लिखा हुआ 2 की राशि पर, 2 के अंक पर, यानी 2 का जो ये अंक है ये वृषभ राशि का द्योतक है। अब चंद्रमा और सूर्य भी यहाँ पर लिखा है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा का ये कॉम्बिनेशन बन गया। दर्शकों, जिन लोगों की जन्म पत्रिका में वृषभ राशि पर पहले भाव पर लिखी हो, उनका वृषभ लग्न आपको जानना होगा अपना। और वृषभ लग्न पर, वृषभ राशि पर चंद्रमा और सूर्य देवता का कॉम्बिनेशन यदि आपकी जन्म पत्रिका में है तो क्या कुछ आपके साथ होता है और क्या कुछ होगा, किस तरह की घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होंगी, इस ओर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा। सोचने और समझने की शक्ति आपके अंदर में होनी चाहिए, क्योंकि आप एक समझदार हैं। मानव होने के नाते आपका ध्यान इस ओर इसलिए आकर्षित करना चाहूँगा क्योंकि आपको इस विद्या के प्रति आपका स्वयं का अपना भरोसा बनाना है। बहुत से लोग हैं अपने जीवन काल में ज्योतिष विद्या से इधर उधर भटक जाते हैं, क्योंकि सही आकलन, सही दिशा उनको नजर नहीं आती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ज्योतिष अपने आप में स्वयं विज्ञान है, और विज्ञान की कसौटी पर यदि आप देख सकते हैं, विज्ञान की कसौटी पर ज्योतिष शास्त्र आज से नहीं आदिकाल से ही खरा उतरा है। इसीलिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य चंद्रमा का योग आपके लग्न में हो वृषभ राशि पर, तो आप किस तरह के या किस तरह की आपकी स्वयं की प्रवृत्ति होगी। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं, पहला तो ये देखना है कि लग्न पर सूर्य चंद्रमा का प्रभाव किस तरह से आपको प्रभावित करेगा वृषभ राशि पर। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो भेजी है मेष राशि पर सूर्य चंद्रमा का प्रभाव। अब मैं आपको एक नई वीडियो बना करके भेज रहा हूं, और शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को देखेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वृषभ राशि पर सूर्य चंद्रमा यदि वृषभ राशि पर लग्न में बैठे हो, आपका लग्न
वृषभ लग्न होगा। तो लग्न के जो आपके स्वामी ग्रह होंगे ये हैं शुक्र देवता। सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन यानी कि सूर्य देवता और शुक्र देवता में अधिशत्रुता है। इनमें आपस में सूर्य देवता और शुक्र देवता में अधिशत्रुता होने के कारण इनकी आपसी जो शत्रुता है ये एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता और एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखते हैं। ठीक इसी तरह से वृषभ राशि पर सूर्य देवता और चंद्र देवता का जो प्रभाव है ये भी कहीं कहीं पर, क्योंकि सूर्य देवता और चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य को प्रभावित, इतना ज़्यादा प्रभावित करता है क्योंकि मनुष्य जो भी जातक, जिस जातक की कुंडली में इस तरह का योग वृषभ राशि पर होगा वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। सूर्य चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक संतुलन खोने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि मानसिक तौर पर हमेशा उलझा रहता है, मन की एकाग्रता भंग हो जाती है, चित्त एक जगह सावधान होकर के नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में सूर्य चंद्रमा के योग से बहुत से ऐसे लोग देखे गए हैं जिनको उन्माद की स्थिति रही है, जिनके अंदर कुछ ऐसी हरकतें करते हुए देखे गए हैं जैसे यानी कि पागलपन की जैसी हरकत, मन का न लगना, मन एकाग्र न होना, भ्रमित रहना, अंदर से डर पैदा होना, ये स्वभाव बन जाता है। धीरे धीरे एक डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। इसीलिए दर्शकों, जिनका सूर्य चंद्रमा एक साथ वृषभ राशि पर बैठा हो तो इस तरह की तमाम बातों का विचार करना चाहिए। और इसी के साथ सूर्य चंद्रमा का योग वृषभ राशि पर ऐसे जातक को, चाहे वो मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन हो, उसको अपने स्वयं की गृहस्थी से यानी अपना जो गृहस्थ आश्रम है उससे भी ये विमुख कर देता है, भटका देता है। इसलिए यहाँ पर भटकाने का मतलब मेरा यह है कि अपने गृहस्थ जीवन में ध्यान न दे करके दूसरी ओर ध्यान भटक जाता है, दूसरी ओर ध्यान चला जाता है, जिससे अपनी धर्मपत्नी के अतिरिक्त दूसरी ओर ध्यान देने से अपने गृहस्थ जीवन में उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति एक से एक दूसरी अन्य जगहों में भटकता चला जाता है। ऐसी स्थिति में कहीं से भी किसी भी तरह का सुख, अमन और चैन नहीं मिलता है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? अपने को आप किस तरह से सुधार करेंगे अपने आप में? तो सूर्य चंद्रमा से संबंधित आपको जरूर उपाय करने होंगे। जिनकी जन्म पत्रिका में सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो, निश्चित तौर पर ये अमावस्या के सानिध्य काल का ये जन्म होता है, अमावस्या हो, और अमावस्या का जो आसन्न काल होता है, अमावस्या के समय का जो जन्म होता है, यह जन्म अमावस्या के आसन्न काल का यानी कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या का ये जो आसन्न काल, इस स्थिति में व्यक्ति की जन्म पत्रिका में और लग्न वृषभ हो और अमावस्या के दिन का जन्म हो, यहाँ पर एक बात और जुड़ जाती है, क्योंकि अमावस्या के साथ ऐसा संयोग बनता है जिस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर विद्यमान रहते हैं। और ऐसी स्थिति में जातक को क्या, किस तरह से अनेक तरह की जो कठिनाइयाँ उनके जीवन में आती हैं, कैसे निकलना चाहिए। दूसरा, मैं यहाँ पर देखूंगा कि अनायासी जीवन में अनेक तरह के शत्रु बन जाते हैं, चाहे वो खुले रूप में हो चाहे वो गुप्त शत्रु हो। शत्रु तो शत्रु होता है जो व्यक्ति के जीवन की शांति को भंग कर देता है। ऐसे ऐसे शत्रु होते हैं जो जीना दुर्लभ कर देते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर सूर्य चंद्रमा का जो प्रभाव है व्यक्ति को शारीरिक तौर पर भी अक्षम में रखता है, मानसिक रूप से मानसिक वेदना देता है, सिर में दर्द रहता है, आंखों में जलन रहती है और हृदय रोग से संबंधित परेशानियां भी आती ही आती हैं। पिता के सुख का अभाव बना रहता है।
पिता के द्वारा सुख प्राप्ति के योग नहीं होते। कुल मिलाकर के आप सूर्य चंद्रमा के योग का जो आप जन्म पत्रिका देखेंगे, तमाम तरह के सूर्य चंद्रमा का योग वृषभ राशि पर, लग्न राशि पर, यहाँ पर आप लग्न पर देखेंगे प्रथम भाव पर, तो ऐसी स्थिति जो मैंने अभी आपको बताया, ये स्थिति से आपको गुजरना ही पड़ेगा, इस तरह की स्थिति। और अनायासी दैवी बाधा का भी प्रकोप बना रहता है। दैवी बाधा का प्रकोप भी अनायासी बना रहता है। निश्चित तौर पर किसी भी तरह से यदि आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो भगवान सूर्य देवता की उपासना तो करनी ही पड़ेगी। भगवान सूर्य देवता की उपासना के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। जिनकी जन्म पत्रिका में इस तरह का योग बना हुआ हो, भगवान सूर्य देवता को रोज जो है तांबे के लोटे में जल भर के उसमें रक्त चंदन और थोड़ा सा गुड़ डाल करके भगवान सूर्य देवता यानी कि उगते हुए भगवान सूर्य देवता को जल दान देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः करते हुए भगवान सूर्य देवता को जल अर्पण करें और धूप दीप आदि से भगवान सूर्य देवता की अर्चना करें। निश्चित तौर पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें भगवान सूर्य देवता के सम्मुख खड़े होकर के अथवा बैठ करके। आपको सफलता मिलेगी, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा हर तरह से। यानी कि इस सूर्य चंद्रमा के योग में वृषभ राशि में लग्नस्थ प्रभाव में जन्म लेने वाले जातक, इनके जीवन काल में अनएक्सपेक्टेड गेन मिलने की संभावनाएं भी रहती हैं। अचानक धन प्राप्ति के योग भी रहते हैं और लेकिन वह धन जो अचानक प्राप्त होता है वह बहुत समय तक टिक नहीं पाता है और आते ही वह धन दूसरों के हाथों में चला जाता है। आ तो जाता है लेकिन दूसरों के हाथों में चला जाता है। सामाजिक रूप से भी ये सूर्य चंद्रमा का योग वृषभ राशि में लग्न में लोगों के साथ प्रेम भाव की जो स्थिति है उसे एक लंबे समय तक कायम रखने में सफल नहीं हो पाता है। लोग अपना स्वार्थ सीधा करके किनारे हो जाते हैं। जब तक जिसको परेशानी होगी तब तक वह आपके सम्मुख रहेगा। जब आपसे उसको कुछ आवश्यकता होगी, आपके सहयोग की अपेक्षा होगी, जब तक आपसे संबंध बनाएगा। ऐसा योग होगा तो आपकी जन्म पत्रिका में तो आपकी मनोवृत्ति इस तरह की बन जाएगी कि किसी भी तरह स्वार्थ परख स्थितियां बनती हैं। अपना उल्लू सीधा करना, फिर किनारे हो जाना, फिर दोबारा फिर से परेशानी में पड़ना, फिर नकारात्मक सोच को कैसे दूर करें, कैसे आप सकारात्मक सोच में अपने समय को व्यतीत करें, इसके लिए ब्रह्म सेवा करें, ब्रह्म उपासना करें। ब्रह्म स्वरूप भगवान सूर्य देवता आदित्याय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए, भास्कराय नमो नमः का जाप करते हुए भगवान सूर्य देवता को जैसे जल अर्पण करते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और इससे आपके आत्मविश्वास में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी, आत्मविश्वास जागृत होगा। राजनीति के क्षेत्र में तो कदापि कदम न रखें। यदि राजनीति के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति कदम रखता है जिनका वृषभ राशि में सूर्य चंद्रमा का योग लग्न में बना हो, राजनीति के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता नहीं मिलती है। आए दिन पार्टी बदलनी पड़ती है, आए दिन ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण कि उसका अपना स्वयं का राजनीतिक जो करियर है वो विचलित हो जाता है, बदल जाता है। ऐसे में आप किस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, इसके लिए भी आपको तमाम तरह के उपाय करने होंगे। आगे मैं अपनी अगली वीडियो में इससे संबंधित उपाय भी आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको सामान्य रूप से सूर्य भगवान को जल देना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। यदि संभव हो तो रविवार के दिन उपवास रखें और नमक ग्रहण न करें। रविवार का जो उपवास आप रखें, रविवार के दिन का जो व्रत रखें तो बिना नमक का रखें और ये निरंतर जो है आप 12 रविवार यानी 12 रविवार आप व्रत उपवास करें तो आपको, यदि सूर्य चंद्रमा के योग से आप परेशान हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। दूसरी तरफ से जिनका सूर्य चंद्रमा का योग
वृषभ राशि पर लग्न प्रभाव में बना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको, यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो आप जरूर जो है श्री सूक्त का पाठ किया करें। श्री सूक्त का पाठ करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है, मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, और इसी के साथ जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, बड़े बड़े पद प्राप्त किए हुए लोग होते हैं, उनके बीच में उनके बैठने का अवसर मिलता है, अपनी बात कहने का मौका मिलता है। ऐसी स्थिति में सूर्य चंद्रमा का ये योग है। दर्शकों, सूर्य चंद्रमा के योग वाला व्यक्ति व्यर्थ रूप से बाजार में भ्रमण करता रहता है, अपने घर से बाहर निकल जाता है, सुबह के गया हुआ भटकता हुआ शाम को घर पहुंचता है। यदि वो चाहता है कि मैं लोगों के ऊपर राज करूं, हुकूमत करूं, तो नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में उसका जो अपना निजी ध्यान है वो भंग होता रहता है। तो यहाँ पर मैं सूर्य चंद्रमा का योग वृषभ राशि पर मैंने आपको बताया है। आगे फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय